आज हम जिस वेब को इस्तेमाल करते हैं, जो ऐप्स, गेम्स और सोशल नेटवर्क से भरा पड़ा है, क्या आप जानते हैं कि वो कभी भी ऐसा बनने के लिए नहीं बनाया गया था? तो चलें आज इसके हैरानकुन सफ़र को देखते हैं कि कैसे ये सादा कागज़ जैसे डॉक्यूमेंट्स के एक जाल से इन पेचीदा एप्लीकेशंस तक पहुंचा, जो आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये बात आज शायद बहुत अजीब लगे, लेकिन सच यही है कि वेब को असल में उन ऐप्स को चलाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया था जिन पर हम आज इन्हिसार करते हैं, बल्कि इसका मकसद तो एक बिल्कुल ही अलग, एक बहुत ही खास मसले को हल करना था। तो हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे 1990 से, जब वेब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का एक मजमुआ था। फिर 1995 में देखेंगे कि इंटरएक्टिविटी ने कैसे इसमें जान डाली। 2006 में जेक्वेरी ने आकर इस बढ़ती हुई पेचीदगी को संभाला। उसके बाद 2009 में नोड.जेएस ने जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र की कैद से आज़ाद किया। और आखिर में 2013 से हम देखेंगे कि जदीद और पेचीदा एप्लीकेशंस का दौर कैसे शुरू हुआ। तो चलें कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। ये वो वक्त था जब वेब का मकसद ऐप्स या सोशल मीडिया नहीं, बल्कि साइंसदानों के एक बहुत ही बुनियादी मसले को हल करना था। ज़रा सोचें, साल है 1989। सर्न में, यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में साइंसदान काम कर रहे हैं। अब सवाल ये था कि वो दुनिया भर में फैले अपने साथियों के साथ रिसर्च पेपर्स कैसे शेयर करेंगे। बस यही वो एक बुनियादी मसला था जिसे टिम बर्नर्स-ली हल करना चाहते थे। इस मसले के हल के लिए उन्होंने 3 बुनियादी चीज़ें इजाद की। पहली थी HTML, एक ऐसी ज़ुबान जो बताती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। दूसरी चीज़ थी HTTP, जो इन डॉक्यूमेंट्स को एक कंप्यूटर से दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है। और तीसरी थी URL, जो हर डॉक्यूमेंट को एक मुनफरिद एड्रेस देती है, बिल्कुल जैसे हमारे घर का पता होता है ना, वैसे ही। और ये HTML दरअसल बहुत ही सादा सी चीज़ थी। हर एलिमेंट में 3 चीज़ें होती हैं: टैग्स, कुछ सिफात यानी एट्रीब्यूट्स, और असल मवाद। समझे कि ये वो बुनियादी ईंटें थीं जिनसे उस वक्त का पूरा वेब पेज बनता था। तो सादा लफ्ज़ों में शुरू का वेब बस एक डिजिटल कागज़ था जिस पर हाइपरलिंक्स लगे हुए थे। मतलब मालूमात सिर्फ एक तरफ से आती थी, उसे बस पढ़ा जा सकता था, लेकिन उसके साथ कुछ खास किया नहीं जा सकता था। लेकिन जाहिर है, इंसान सिर्फ पढ़ने पर तो नहीं रुकता। जल्द ही लोगों ने सोचा कि भाई, हमें वेब के साथ इंटरैक्ट भी करना है, बटन दबाने हैं, फॉर्म भरने हैं। और बस यही आकर वेब अपनी पहली दीवार से टकरा गया। तो इस मसले का हल निकला जावास्क्रिप्ट की शक्ल में। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग ज़बान थी जिसने बेजान HTML पेजेस में जिंदगी डाल दी, उन्हें इंटरैक्टिव बना दिया। ये समझें, वो जादू था जिसकी वेब को सख्त ज़रूरत थी। मगर भाई, हर नई ताकत के साथ एक नई मुश्किल भी आती है। कोड इतना ज़्यादा उलझ जाता था, इतना बेतरतीब हो जाता था कि उसका नाम ही पड़ गया स्पेगेटी कोड। बिल्कुल स्पेगेटी की तरह। पता ही नहीं चलता था कि कौन सा धागा कहाँ जा रहा है, और इसे संभालना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। तो अब इस अफरा तफरी को, इस स्पगेटी को सुलझाने के लिए एक नया टूल मैदान में आया। एक ऐसा टूल जिसने अगले 10 साल तक वेब की दुनिया पर राज किया, और उसका नाम था जेक्वेरी। अब जेक्वेरी ने चीज़ों को कितना आसान किया, ये यहाँ इस मिसाल में साफ नज़र आ रहा है। पहले यानी सादा जावास्क्रिप्ट में अगर एक बॉक्स को गायब करना होता था तो 2 लाइनों का कोड लिखना पड़ता था, लेकिन जेक्वेरी के साथ बस एक लाइन, एक छोटी सी आसानी से समझ आने वाली लाइन। ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली थी जिसने डेवलपर्स की ज़िंदगी आसान कर दी। अच्छा, तो जेक्वेरी ने फ्रंट एंड, यानी वो हिस्सा जो हमें स्क्रीन पर नज़र आता है, उसे तो संभाल लिया। लेकिन एक मसला अभी भी था। जावास्क्रिप्ट अब भी ब्राउज़र के एक सुनहरे पिंजरे में कैद थी। तो अगला इनकलाबी कदम था उसे इस पिंजरे से निकालना और सर्वर की दुनिया में लाना। और ये सवाल, जो इस वक्त एक बहुत ही बड़ा सवाल समझा जाता था, 2009 में रियान डाल ने पूछा। उनका ख्याल बहुत सादा था। अगर जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में इतनी अच्छी चल सकती है तो इसे सर्वर पर क्यों नहीं चला सकते? और इसी सवाल का जवाब था नोड.जेएस। रियान डॉल ने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने गूगल क्रोम का V8 इंजन, जो कि जावास्क्रिप्ट को बहुत तेज़ी से चलाता है, उससे ब्राउज़र से बाहर निकाला और इसे सर्वर पर चलने के काबिल बना दिया। अच्छा, अब सवाल यह है कि नोड.जेएस इतना कामयाब क्यों हुआ? इसकी वजह है इसका नॉन ब्लॉकिंग मॉडल। इसे समझने के लिए एक वेटर की मिसाल लेते हैं। एक वेटर है जो एक टेबल का ऑर्डर लेकर किचन में देता है। अब वो वहां खड़े होकर खाने के बनने का इंतजार नहीं करता, बल्कि फौरन दूसरी टेबल से ऑर्डर लेने चला जाता है। नोड.जेएस बिल्कुल उसी तरह काम करता है। ये एक ही वक्त में हजारों कामों को संभाल लेता है। और इसका नतीजा वो यहां सबके सामने है। आज तकरीबन 50% प्रोफेशनल डेवलपर्स नोड.जेएस इस्तेमाल करते हैं, और उसने एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की।
अब फ्रंट एंड हो या बैक एंड, दोनों के लिए सिर्फ एक ही जबान की जरूरत थी, और वो थी जावास्क्रिप्ट। तो अब जावास्क्रिप्ट हर जगह थी, फ्रंट एंड पर भी, बैक एंड पर भी। और इसी वजह से फेसबुक और जीमेल जैसी बहुत बड़ी, बहुत पेचीदा ऐप्स बनना मुमकिन हुआ। लेकिन इन बड़ी ऐप्स के साथ आए बड़े मसाइल। उनको संभालने के लिए अब नए और ज्यादा ताकतवर टूल्स की जरूरत थी। मसला ये था कि जब ऐप्स फेसबुक जितनी बड़ी हो जाएं तो जेक्यूरी भी जवाब दे जाता है। कोड एक बार फिर वही स्पैगेटी बन जाता था। हर चीज़ एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती थी कि एक जगह तब्दीली करने से 10 दूसरी जगह खराब हो जाती। तो एक बार फिर वेब एक नई दीवार से आ टकराया था। इस बार हल आया फेसबुक की तरफ से, और ये एक बिल्कुल नया सोचने का अंदाज था। उनका कहना था कि UI इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हमें स्क्रीन पर नजर आता है, यानी यूजर इंटरफेस, वो सिर्फ हमारे डेटा पर मुनहसर है। इस डेटा को हम स्टेट कहते हैं। तो जब भी डेटा यानी स्टेट बदलेगा, UI खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। और इसी जबरदस्त ख्याल को अमली जामा पहनाया गया रिएक्ट नामी लाइब्रेरी में। रिएक्ट ने इस पेचीदगी को 2 तरीकों से हल किया। पहला, उसने पूरे UI को छोटे छोटे दोबारा इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, बिल्कुल लेगो के ब्लॉक्स की तरह। और दूसरा, उसने वर्चुअल डॉम का इस्तेमाल किया। ये समझे कि ये असल स्क्रीन की एक कॉपी है। जब भी कोई तब्दीली होती है, रिएक्ट पहले इस कॉपी को अपडेट करता है और फिर सिर्फ ज़रूरी हिस्सों को असल स्क्रीन पर बदलता है। ये तरीका बहुत ही तेज़ और मौसर है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि वेब का ये सफ़र एक ना ख़त्म होने वाले इर्तिका का नाम है। हर हल एक नए मसले को जन्म देता है और हर मसला एक नए बेहतर हल का मौका फराहम करता है। तो चलें इस पूरे सफ़र को एक नज़र में दोहराते हैं। शुरू में HTML बहुत महदूद था, तो इसका हल निकला जावास्क्रिप्ट। फिर जावास्क्रिप्ट में अफरा तफरी मच गई, तो उसे काबू करने के लिए आया jQuery। फिर जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में कैद था, तो Node.js ने उसे आज़ादी दिलाई। और आखिर में जब ऐप्स बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गईं, तो रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स ने आकर सब कुछ संभाल लिया। तो यहाँ सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है कि वेब में हर बड़ी तब्दीली तभी आई जब लोग एक दीवार से टकराए, जब हकीकी मसाइल ने नए हल का मुतालबा किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आज हम किस दीवार से टकरा रहे हैं? वो कौन सा मसला है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? और उसका हल क्या होगा?